Hello guys, this is Gayatri and you're watching Lex Click. I'm an intern in Lexis and Company. In this video, I will talk about nullity of marriage and divorce. Section 11 of the Hindu Marriage Act talks about the void marriages. वॉट मैरिज शैल बी वॉइड हमने आपको अगर याद हो सेक्शन 5 में डिस्कस किया था वैलिड एसेंशियल्स एक हिंदू मैरिजेस के। तो अगर सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 एंड 5 को आप फॉलो नहीं करते हो, कॉन्ट्रवीन करते हो, तो वो मैरिज वॉइड हो जाएगी इन द आई ऑफ लॉ। सेक्शन 5 का क्लॉज 1 कहता है यानी कि अगर आपका कोई भी स्पाउस लिविंग है एट द टाइम ऑफ सेकेंड मैरिज तो वो शादी ऑटोमेटिकली ही वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। सेकेंड, अगर फोर्थ क्लॉज कहता है 5 का डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड मैरिज की रिलेशनशिप की बात करता है, यानी कि जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर शादी होती है, यानी कि कोई अपने फादर से शादी करता है, मदर से शादी करता है, अपने भाई की वाइफ से शादी करता है, इसमें कुछ कंडीशन है डेफिनेशन क्लॉज में डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को समझा रखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई शादी करता है तो वो भी वॉइड हो जाएगी। सेक्शन 5 का 5th क्लॉज कहता है सपेंडाज रिलेशनशिप, यानी कि अगर कोई सपेंडाज रिलेशनशिप में के बीच में शादी करता है तो वो भी ऑटोमेटिकली ही वॉइड शादी डिक्लेयर हो जाएगी। एंड अगर आपको उसमें और डिटेल्स चाहिए तो यू कैन रेफर टू माय वीडियो ऑन सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज। नाउ सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट वॉइडेबल मैरिज। कौन सी शादियाँ वॉइडेबल होंगी? तो सेक्शन 12 कहता है, पहला उसका क्लॉज कहता है, अगर पहला सेक्शन 12(1)(a) कहता है अगर देयर इज़ नो कंज्यूमेशन ओइंग टू इम्पोर्टेंसी, अगर कोई इम्पोर्टेंसी के कारण इफ़ देयर इज़ नो कंज्यूमेशन तो वॉइडेबल मैरिज होगी। सेकंड बी पॉइंट कहता है 1 का, इफ़ देयर इज़ कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 2 देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइडेबल। सेक्शन 5 का क्लॉज 2 किसके बारे में बात करता है? पहला वो कहता है इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। अगर ऐसी किसी शादी होती है जहाँ पे दैट पर्सन वॉज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, ही वॉज सफरिंग थ्रू अ मेंटल डिसऑर्डर एंड ही हैज़ रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी। अगर इस बीच में शादी होती है तो वो शादी भी वॉइडेबल होंगी। 1C कहता है तो सेक्शन 12 का कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड, अगर किसी का भी कंसेंट फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन किया हो वो भी शादी वॉइडेबल होगी एट द इंस्टांस ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी। सेक्शन D 1 का क्लॉज D कहता है इफ़ द वाइफ इज़ प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ बाय सम अदर पर्सन तो वो भी शादी वॉइडेबल डिक्लेयर की जा सकती है। एंड सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट द डाइवोर्स, यानी कि किस किस ग्राउंड पे आप डाइवोर्स सीख कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। तो सेक्शन 13 में के फर्स्ट क्लॉज में कहा है इफ़ देयर इज वॉलंटरी इंटरकोर्स विद सम अदर पर्सन अदर देन योर स्पाउस। सेकेंडली इट सेज इफ़ देयर इज़ ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी, यानी कि कोई भी अगर पार्टी है अपने अदर स्पाउस पर क्रूएलिटी करता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मैरिज देन इट विल बी ऑल्सो वैलिड ग्राउंड फॉर अ डाइवोर्स। थर्डली ये 1 के 1, 1, 1, 2 एंड 3 है। फर्स्ट क्लॉज का थर्ड पार्ट कहता है डेजर्शन नॉट लेस देन 2 years, यानी कि अगर कोई भी पार्टी अपने दूसरे पार्टी को डेजर्ट कर देता है, उसकी सोशल लाइफ से कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाता है, इट शुड बी नॉट लेस देन 2 years, 2 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, दैन इट विल बी ऑल्सो वैलिड ग्राउंड। Thirdly, second clause of the section 13 says if any person ceases to be a Hindu or he changes his religion then it will be also a valid ground. Third clause says if any person becomes of unsound mind or goes through any mental disorder that it will be difficult for any other spouse to live with that such person. Fourth clause has been repealed. The fifth clause says talks about the venereal disease of communicable form. अगर किसी भी पार्टी को शादी में venereal disease होती है of communicable form then it will be also ground for divorce. Sixth, if any person renounce the world, वो ब्रह्मचार अपने धारण कर लेता है then it will be also a valid ground. Seventh clause says if any person has not heard of alive for more than 7 years, यानी कि 7 साल से ज़्यादा उसके बारे में कोई भी खबर नहीं है, नहीं पता वो जिंदा है या मर गया है, तो इस केस में भी इस ग्राउंड पर भी आप डाइवोर्स सीख कर सकते हो। सेक्शन 13(1)(a) क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट जुडिशल सेपरेशन, यानी कि इसका फर्स्ट क्लॉज कहता है अगर जुडिशल सेपरेशन किसी ने ये ऑर्डर डिक्री लिया है और जुडिशल सेपरेशन होने के बाद 1 साल से ज़्यादा हो गया बट देयर इज़ नो रिजम्पशन ऑफ कोहिबिटिंग टुगेदर देन इट विल बी ऑल्सो वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। एंड अगर
रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स का डिक्री पास हुआ है, बट फिर भी 1 साल तक भी दे नो पार्टी लिव्स टुगेदर कोहेबिट टुगेदर, देन इट विल बी ऑल्सो वैलिड ग्राउंड। देन सेक्शन 13 का क्लॉज 2 बात करता है वाइफ के लिए, कब वाइफ डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है कोर्ट में। बाकी सेक्शन 13 का क्लॉज 1 एंड क्लॉज 1 इट्स फॉर दी बोथ ऑफ द पार्टी, हस्बैंड और वाइफ दोनों इन ग्राउंड पर डाइवोर्स सीख कर सकते हैं। बट सेक्शन 13 का क्लॉज 2 सिर्फ वाइफ के लिए है, वाइफ किस ग्राउंड पे सीख कर सकती है। इफ़ हर हस्बैंड मैरिज अदर पर्सन, पहला ये हो गया। दूसरा, हस्बैंड इज़ गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी, ये पॉइंट हो गए। इन ग्राउंड्स पर वाइफ डाइवोर्स सीख कर सकती है अपने हस्बैंड से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। 13 भी बात करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर दोनों पार्टी का म्यूचुअल कंसेंट है डाइवोर्स के तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर पिटिशन ऑफ डाइवोर्स। एंड बट 14 सेक्शन बात करता है कि अगर शादी को 1 साल नहीं हुआ है तो आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं कर सकते जब तक कि आपकी शादी को 1 साल नहीं हो गया है। बट इन एक्सेप्शनल केसेस कोर्ट में अलाउड सच पिटिशंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट। Thank you so much guys. I will come with other some new topics of the Hindu Marriage Act. Thank you for watching.